हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम बताएंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। जो आपकी भूगोल की पुस्तक है उसका अध्याय 2 इकाई 2 का अध्याय 2 है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। परीक्षा में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में और अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे, लगभग आप इस वीडियो को देखने के बाद में 90% से अधिक अंक प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप साथ ही साथ सबसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक बाहर निकाल लें और नोटबुक और पेन अपने पास में रखें और महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट करते जाएं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न इस पाठ में आपके इसी पेज पर है। राल्फ वाल्डो इमर्सन का एक कथन है, स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है राल्फ वाल्डो इमर्सन का। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पहले भी पूछे गए हैं कथन से संबंधित। इसके बाद में आता है यहाँ पाठ के शुरुआत में एक कथन यहाँ भी दिया हुआ है, जो कथन है जॉर्ज बी क्रेसी का। जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा है? एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके पहले भी परीक्षा में भी आ चुका है। ये क्रेसी का जो कथन है, ये कथन किसने, इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि यह कथन किसने कहा, किसका है? तो ये टिप्पणी की है जॉर्ज बी क्रेसी ने। ये 2015 में बोर्ड में प्रश्न आ चुका है आपके बोर्ड परीक्षा में। अच्छा, इसके अलावा नीचे जो टॉपिक आ रहा है वो है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण से क्या आशय है? अच्छा, आपके इस टॉपिक में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि सर्वाधिक आबादी वाला जो विश्व में महाद्वीप है वो है एशिया। यानी जो 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं उनमें से 10 देशों में से 6 है वो एशिया में है। इनको ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक आबादी वाले देश कौन कौन से हैं इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ये टॉप 4 मोस्ट देश जो हैं जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। अच्छा, इसके बाद में हम देखेंगे जनसंख्या का घनत्व। अगला पेज निकालिए आपके अपनी पुस्तक का, उसमें है जनसंख्या का घनत्व। तो इससे प्रश्न बनता है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो यह भी प्रश्न आपके पहले परीक्षा में आ चुका है। तो इस प्रश्न में आप जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और इसका सूत्र आपको ध्यान में होना चाहिए। तो जनसंख्या घनत्व है प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, है ना। तो यहाँ प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में ज़्यादातर इसको मापते हैं। इसका सूत्र जो कि परीक्षा में पहले पूछा गया है, इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो वो है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। यहाँ एक उदाहरण जो दिया हुआ है ये भी पीछे की परीक्षाओं में पूछा गया है। यह उदाहरण में जैसे कै प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 1,50,000 है, तो घनत्व ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। यहाँ क्या है, 100 वर्ग की जगह मान लो परीक्षा में आ जाएगा 200 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या है वहाँ 1,60,000 कर देंगे, यानी संख्या चेंज कर देंगे। तो आपको सूत्र ध्यान होना चाहिए। आप सबसे पहले परीक्षा में जब ऐसा प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले सूत्र लिखना है और सूत्र लिखने के बाद में फिर आप उसमें मान रखेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। उत्तर जो आएगा उसमें आप लिखोगे व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका उत्तर होगा। ये ध्यान रखिएगा ज़रूर। अच्छा, इसके बाद में एक नीचे तालिका दी हुई है, इसको देख लीजिएगा। दूसरी तरफ आप देख सकते हो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आपकी पुस्तक में आगे हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। यह एक निबंधात्मक प्रश्न आने वाला है। बहुत इस पाठ में से यह प्रश्न है वो निबंधात्मक आएगा, बड़ा प्रश्न है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है, जैसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक बताइए, या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक बताइए, या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो।
है ना। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो प्रत्येक बिंदु को आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं अपने। सबसे पहला जो भौगोलिक कारक है उसका पहला पॉइंट है जल की उपलब्धता। तो जल की उपलब्धता में आप लिख दो कि भी जल सबसे महत्वपूर्ण है। जल हमारे पीने, नहाने, खाना खाने के साथ साथ पशु है, फसल है, उद्योग है, इन सब के लिए काम आता है। तो लोग वहीं बसना पसंद करते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। तो इसी कारण से जहाँ बहुत ज़्यादा जल उपलब्ध है वहाँ जनसंख्या है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस पॉइंट में एक छोटा प्रश्न ये भी बनता है कि नदी घाटियों है वो विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्र क्यों हैं, है ना। तो उसका उत्तर ये इन लाइनों में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा, साथ में ये जल की उपलब्धता पॉइंट का भी वर्णन है। अच्छा, इसके बाद में दूसरा पॉइंट आ जाता है आपके भू आकृति। अब भू आकृति जो है उसमें हम क्या करेंगे, तो लोग जो है कैसे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं, जो कि समतल मैदान होते हैं, है ना। इनकी ढाल कम होती है। क्यों रहना पसंद करते हैं ऐसी जगहों पर, क्योंकि वहाँ फसलों का उत्पादन अच्छा होता है, समतल मैदान होता है, तो वहाँ सड़क का निर्माण भी कर सकते हैं, फैक्ट्री वगैरह भी लगा सकते हैं। लेकिन जो उबड़ खाबड़ होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, पर्वतीय क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों में परिवहन के साधन नहीं हो सकते, खेती के लिए भी वो अनुकूल नहीं है, उद्योगों के विकास के लिए भी अनुकूल नहीं है। इस कारण से उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। आगे जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न, छोटा सा प्रश्न बन जाता है, गंगा का मैदान भी है वो विश्व का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र क्यों है, क्योंकि यह मैदानी क्षेत्र है और नदी का टीका भी है, और हिमालय का पर्वतीय भाग है, वहाँ जनसंख्या विरल है, यानी बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। तीसरा पॉइंट आपके आ जाता है जलवायु का। अच्छा, जलवायु जो है वो भी प्रभावित करती है। आप देख सकते हो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश होता है वहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, सुखद जलवायु, इसलिए वो इतिहास के आरंभिक कालों से ही बसे हुए हैं। यह प्रश्न भी परीक्षा में पहले आ चुका है। तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहाँ के अच्छी जलवायु है। अब जहाँ जलवायु का अच्छी का क्या मतलब हुआ, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा ठंडी जगह है, वहाँ जनसंख्या बसाव बहुत कम होता है, क्योंकि लोगों के लिए क्या है, असुविधा रहती है। तो जहाँ सुविधाजनक जलवायु होती है वहाँ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, है ना। जहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ जनसंख्या कम होती है। तो सम वातावरण वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ जनसंख्या है वो जनसंख्या का बसाव अधिक होता है। अच्छा, इसके बाद में अगला पॉइंट देखेंगे वो है मृदाएँ। तो मृदाएँ जो है उसमें लिखेंगे आप, जैसे उपजाऊ मिट्टी है, तो वो क्या है, उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए, अन्य कार्यों के लिए उपजाऊ है, मिट्टी अच्छी रहती है। तो इसलिए जो उपजाऊ दोमट मिट्टी है वहाँ लोग ज़्यादा निवास करते हैं, क्योंकि ये गहन कृषि का आधार बन जाती है। तो जहाँ उपजाऊ मिट्टी नहीं है, बंजर भूमि है, तो वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपके है आर्थिक कारक का। आर्थिक कारक में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जैसे खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण ये आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम खनिज। अब खनिज जो है वो निक्षेपों से युक्त उद्योगों को आकर्षित करते हैं। अब जहाँ खनिज होते हैं, जहाँ खनिज पाए जाते हैं जिन क्षेत्रों में, वहाँ जनसंख्या अधिक होती है, क्योंकि वहाँ क्या औद्योगिक गतिविधियाँ हैं, खनन कार्य है और औद्योगिक गतिविधियाँ अधिक है। तो उस कारण से क्या है, इन क्षेत्रों में, खनिज वाले क्षेत्रों में जनसंख्या है वो अधिक होती है, क्योंकि वहाँ क्या है, लोग जगह जाकर के बसने लग जाते हैं, तो जनसंख्या को वो सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कंटंगा, जाम्बिया तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो इसको छोटा प्रश्न ये बनता है इसमें कि अफ्रीका की कंटंगा और जाम्बिया पेटी में जनसंख्या है वो अधिक क्यों है, तो वो है खनिज के कारण। कौन सा कारक प्रभावित करता है, आर्थिक कारक है वो खनिज इसको प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ तांबा पेटी है। अच्छा, इसके बाद में जो है अगला पॉइंट है नगरीकरण। नगरीकरण जो है उसके बारे में देखते हैं। तो नगरीकरण का मतलब है जहाँ नगर होते हैं तो वहाँ रोज़गार के अवसर भी हैं, वहाँ शिक्षा भी अच्छी होती है। नगरों में आपको पता है, शहरों में चिकित्सा संबंधी अच्छी सुविधाएं, हॉस्पिटल वगैरह हैं, और गाड़ियाँ वगैरह, यातायात के साधन, परिवहन संचार के साधन, बहुत अच्छी सुविधा लोगों को मिलने के कारण वहाँ लोग आकर्षित होते हैं। इस कारण से गाँवों से लोग है वो शहरों की ओर जाते हैं। तो ये आपके पॉइंट हो गया नगरीकरण। अगला पॉइंट है आपके औद्योगिकरण का। तो इस पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। औद्योगिकरण जो है यानी विभिन्न प्रकार की औद्योगिक पेटियाँ हैं वो रोज़गार का अवसर लोगों को प्रदान करती है। उद्योगों से क्या है, रोज़गार मिलता है। अब रोज़गार ज़्यादा लोगों को है तो लोग ज़्यादा आएंगे। अब खाली केवल उसमें फैक्ट्री में काम करने वाला उद्योग है, वहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक ही नहीं आते। अब
इतने लोग वहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले जब श्रमिक आएंगे तो श्रमिकों के रहने के लिए आवासों की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ इतने लोग रहेंगे तो दुकानदार भी आ जाएंगे वहाँ, है ना। इतने लोग रहते हैं तो बीमार भी पड़ते होंगे श्रमिक, तो उनके लिए वहाँ डॉक्टर भी रहने लग जाएंगे, वहाँ हॉस्पिटल भी खुल जाएंगे, वहाँ परिवहन के साधन भी आ जाएंगे, परिचालक वगैरह भी। वहाँ स्कूलें भी खुल जाएगी, उनके बच्चे पढ़ेंगे श्रमिकों के तो स्कूलें भी खुल जाएगी, तो अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। तो ये सारे जैसे परिवहन चालक, दुकानदार, ये सभी वहाँ जब रहने लग जाएंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इसका एक छोटा प्रश्न ही, बड़ा प्रश्न तो आपको पता ही है, ये चल ही रहा है अभी तक। छोटा प्रश्न इसमें आ जाएगा, जापान का कोबे ओसाका प्रदेश है वो सघन बसा हुआ क्यों है? वो इसलिए बसा हुआ है क्योंकि वहाँ उद्योगों की उपस्थिति है ना। तो औद्योगिकरण के कारक का उसमें विस्तार पूर्वक वर्णन हो जाएगा। ये अभी तक इस बड़े वाले प्रश्न का उत्तर चल रहा है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ रहे थे, उसमें अंतिम कारक हम पढ़ेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो यहाँ इसका उत्तर, बड़े वाले प्रश्न का, निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर पूरा हो रहा है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक को लिखने बाद, यानी धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से भी लोग छोड़कर चले जाते हैं। सामाजिक और राजनीतिक, जहाँ अशांति होती है, बमबारी हो जाती है, आतंकवाद ज़्यादा है, तो वहाँ लोग कम रहना पसंद करते हैं, या सरकार कह देती है उस जगह को छोड़कर चले जाने के लिए, तो भी वहाँ जनसंख्या उस क्षेत्र की कम हो जाती है। तो ये टॉपिक आपके कंप्लीट हुआ। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि क्या चीज़ है, तो इसकी एक परिभाषा, छोटा प्रश्न है, 1 नंबर का 2 नंबर का पूछ लेते हैं कई बार। जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन का मतलब होता है किसी क्षेत्र में समय है, उसकी कोई निश्चित अवधि है, किसी निश्चित समय अवधि में जितने लोगों का बसावट है उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। यानी निश्चित समय अवधि में लोगों की बसावट में जो परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है, वहाँ रहने वाले लोगों में जो परिवर्तन हो रहा है, वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अब ये परिवर्तन कैसा हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। यानी जनसंख्या वृद्धि है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी। यानी जनसंख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर घट रही है तो वो ऋणात्मक हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जनसंख्या का परिवर्तन हो गया। अच्छा, परिवर्तन से संबंधित इस पॉइंट के बाद में अगला पॉइंट जब हम देखेंगे वो है जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। आपके बॉक्स बना हुआ है पुस्तक में, उसमें बता रखा है। तो उस बॉक्स में आप देखोगे जनसंख्या की वृद्धि के बारे में बता रखा है कि जनसंख्या की वृद्धि है समय के 2 अंतरालों के बीच में क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है। ये जनसंख्या वृद्धि की ऊपर परिभाषा है, वो थोड़ी अच्छे ढंग से लिखी हुई है यहाँ। अगर भारत की जनसंख्या वृद्धि के बारे में देखें तो देखो, 1991 में 84 करोड़ थी, 2001 में 102.70 करोड़। तो अगर ये अंतर घटाएं तो कितना हो जाएगा? 18.7 करोड़। आगे नीचे एक पॉइंट है जनसंख्या की वृद्धि दर। वृद्धि दर क्या होता है? यानी प्रतिशत में, अगर जनसंख्या का जो परिवर्तन है अगर हम उसको प्रतिशत में बताएंगे तो दर हो जाएगी वो वृद्धि दर। तो इसके बाद में हम देखते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। ये कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्राकृतिक वृद्धि आसान सा ही आप समझ सकते हो। देखो, प्राकृतिक वृद्धि होती है जन्म माइनस मृत्यु। जन्म, जितने लोग जन्म लेते हैं उनमें से अगर मृत्यु को घटा देंगे तो वो वृद्धि है प्राकृतिक। लेकिन वास्तविक वृद्धि क्या होती है? जन्म में से मृत्यु को घटा देंगे, लेकिन आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब यहाँ से मान लो किसी जगह में लोग नए बाहर से अपने देश में आ रहे हैं या किसी जगह में आ रहे हैं, तो दूसरी जगह से यहाँ आके बसने लगेंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो वो आप्रवास है। और अगर कोई यहाँ से छोड़ के जा रहा है तो वो उत्प्रवास है। यानी आने वाले और जाने वाले, उनकी अगर हम गणना करके देखेंगे तो आने वालों को तो शामिल कर लेंगे और जाने वालों को घटा देंगे। आने वाले यानी आप्रवास को तो शामिल कर लेंगे और उत्प्रवास को घटा देंगे। अच्छा, धनात्मक वृद्धि जब होती है जब वहाँ से उस क्षेत्र से प्रवास कर जाए, और ऋणात्मक वृद्धि होती है अगर कम हो जाए। तो ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद में आपके है एक प्रश्न परीक्षा में कई बार आ जाता है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक में सूत्र भी होगा आपके जनसंख्या परिवर्तन के घटक का, ये देख लेना। अशोधित जनसंख्या के परिवर्तन के घटक जो टॉपिक है, इसमें एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लेना आप। जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं? तो छोटा सा प्रश्न है, इसका उत्तर है 3 घटक हैं। कितने घटक है संख्या में पूछे तो 3 है। इनके नाम अगर लिखने हो तो जन्म, मृत्यु और प्रवास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, परीक्षा में याद कर लेना इसको, जन्म, मृत्यु और प्रवास। अच्छा, ये 2 साधारण से सूत्र हैं, कई बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं। देख सकते हो अशोधित जन्म दर क्या है और अशोधित मृत्यु दर क्या है, इन दोनों के सूत्र आप देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद में अगला टॉपिक जो आता है वो है प्रवास का।
प्रवास में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जब लोग जाते हैं ना तो वो प्रवास कहलाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आता है एक तो ये, उत्प्रवास और आप्रवास में कोई एक अंतर बताइए, या उत्प्रवास क्या है, आप्रवास क्या है। तो यानी प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वो आप्रवास, और एक स्थान से बाहर चले जाते हैं तो वो उत्प्रवास है। ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, छोटा प्रश्न आएगा। अच्छा, इसके बाद में उत्प्रवास आप्रवास के बाद में जब हम देखते हैं अगला टॉपिक, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, अगले पेज पर आपके हैं प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके टेस्टों में भी ये प्रश्न आया हुआ है, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो कौन कौन से कारक है, तो दो कारक हैं, एक तो प्रतिकर्ष कारक, एक है अपकर्ष कारक। अभी इतने सारे कारक आपको कैसे याद रहें, इसका एक अच्छा सा फॉर्मूला, अच्छा सा ट्रिक आपको बता देता हूँ। प्रतिकर्ष में तो आपको ध्यान रखना है जो कि कम आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्ष का मतलब है कम आकर्षित करने वाले, यानी जो बेकार चीज़ें होती है, खराब चीज़ें होती है, वो कम आकर्षित करती है। तो खराब चीज़ें होंगी तो कम आकर्षित करेंगे, तो लोग हैं वो नहीं आएंगी, लोग उस जगह को छोड़ करके चले जाएंगे, है ना। तो कम आकर्षित करने वाली क्या होगी, तो प्रतिकर्ष कारकों में आता है बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदा, महामारियां, आर्थिक पिछड़ेपन। तो ये क्या है, कम आकर्षित करने वाले हैं। यानी कि आप देखोगे, इनको याद करने का क्या तरीका है कि देखो, बेरोजगारी है वो बेकार चीज़ है, अच्छी नहीं है किसी भी देश के लिए। रहन सहन की दशाएं अगर घटिया है, निम्न है, तो वो भी अच्छी नहीं है। प्रतिकूल जलवायु है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। उपद्रव मच रहे हैं, महामारियां हैं, प्राकृतिक विपदाएं, बाढ़ वगैरह आ रही है तो भी अच्छी नहीं है। यानी ये सभी क्या है, प्रतिकर्ष कारक है, यानी जो बेकार है। तो आपको अगर चार ऑप्शन दे दे कि भी कौन सा प्रतिकर्ष कारक है, तो आप आसानी से याद कर सकते हो इस तरीके, क्योंकि जो कम आकर्षित करने वाली यानी बेकार चीज़ें हैं। अच्छा, अपकर्ष कारक का क्या मतलब है, जो बहुत अच्छे हैं। अपकर्ष का मतलब आकर्षित करने वाले, यानी बहुत अच्छी बातें। अपकर्ष का मतलब अच्छे, ये समझ लो, अपकर्ष का मतलब अच्छे से है ना। तो जो अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छे अच्छे कारक हैं, वो इसमें शामिल है। जो घटिया घटिया कारक है, बेकार कारक है, वो इसमें शामिल है। तो आप देख सकते हो अपकर्ष कारक में कौन कौन से हैं, काम के बेहतर अवसर यानी रोजगार, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति, जीवन संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, ये अच्छी अच्छी बातें हैं तो अपकर्ष में आ रही है। तो अगर आपको पूछा जाए अपकर्ष कारक इन दोनों में अंतर, तो आप आसानी से लिख सकते हो, जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो इसमें, और जो प्रतिकर्ष कारक है, जो जिनसे जनसंख्या है वो चली जाती है उस जगह को छोड़ करके, तो वो प्रतिकर्ष में लिखेंगे। जिनसे आ जाती है उस जगह में, वो अपकर्ष कारक हो गए। अच्छा, इसके बाद में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, ये कोई खास नहीं है इस टॉपिक में। और इसके बाद में जो है वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जनसंख्या वृद्धि में किस प्रकार सहायता की, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, क्या आप जानते हैं, कुछ आंकड़े दे रखे हैं, ये चित्र बना रखा है, इसको भी आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ 2-3 छोटे प्रश्न बन रहे हैं, जैसे पिछले 500 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना से बढ़ी, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है इस पार्ट से। हाँ, विश्व के दोगुना जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि है 5 से 6 अरब होने में कितने वर्ष लगे, तो ये लगे थे 12 वर्ष। ये आप याद कर लेंगे, हालांकि ये पीछे प्रश्न भी दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद में कुछ तालिका में दे रखा है दोगुना होने में कितना समय लगा, ये भी आप देख सकते हो, नीचे की तरफ दिया हुआ है तालिका में। अच्छा, आपकी पुस्तक में इसके अलावा अगला पॉइंट जो आ रहा है, यहाँ कुछ देशों के नाम वगैरह भी देख रखे होंगे सारणी में, वो भी आप देख सकते हो। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप, तो ये एक सारणी जो बनी हुई है, इसको उसमें आप ध्यान रखेंगे, ये सारणी जो चेंजेस है, ये थोड़ी पुरानी बुक होने के कारण इसमें अलग आंकड़े दिए हुए हैं। आप अपनी पुस्तक में आंकड़े देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि दर कहाँ है, तो वो है अफ्रीका में, ये याद रखिएगा। सर्वाधिक वृद्धि दर जो है वो अफ्रीका में है, और सबसे कम अगर वृद्धि दर देखें तो वो यूरोप में है। ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, सबसे कम वृद्धि दर है यूरोप में और सबसे ज़्यादा है अफ्रीका में। अच्छा, जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक वृद्धि दर है वो लगभग 1.4% है। एक छोटा प्रश्न ये भी है कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। ऋणात्मक सहसंबंध का क्या मतलब है,
यानी कि जनसंख्या अगर वृद्धि हो रही है तो विकास कम होगा, यानी ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा, यानी आर्थिक विकास कम होगा। और जनसंख्या अगर घट रही है तो आर्थिक विकास अधिक होगा। अच्छा, इसके बाद में है जनांकीय संक्रमण। उससे पहले एक बॉक्स में लाइन लिखी हुई है, जनसंख्या की वृद्धि दर भारत की कितनी है, तो भारत की 1.64% है वो जनसंख्या की वृद्धि दर भारत में है, 1.64। अच्छा, जनांकीय संक्रमण की जहाँ तक बात आती है उसके बारे में देखते हैं। जनांकीय संक्रमण का एक सिद्धांत है, इसका क्या उपयोग है, यह प्रश्न छोटा बनता है, इसका बड़ा प्रश्न भी आ जाता है। जनांकीय संक्रमण की तीनों अवस्थाएं बताइए, और चित्र भी है इसका, तो चित्र भी बनाना है आपको। बड़ा प्रश्न अगर आता है तो छोटा प्रश्न जो है वो ये है कि जनांकीय सिद्धांत का उपयोग, क्या महत्व है इसका। तो इसका उपयोग है एक तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करना और भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाना। यह सिद्धांत हमको ये बताता है कि ग्रामीण, खेती और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है। अच्छा, जनांकीय जो चक्र है उसमें आप देख सकते हो, जैसे ग्रामीण, खेती से जनांकीय संक्रमण अवस्था के बाद में नगरीय और औद्योगिक अवस्था में बदल जाता है। अब जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं, ये भी छोटा प्रश्न है, तो 3 अवस्थाएं हैं, है ना। तो तीनों अवस्थाओं के बारे में अगर वर्णन देखें तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों अवस्थाओं के बारे में आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। पहली अवस्था में आपको शॉर्ट में बता दूं, पहली अवस्था में जनसंख्या भी ज़्यादा बढ़ती है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक है, यानी प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों ही अधिक है। दूसरी अवस्था में जन्म दर है वो थोड़ी घटती हुई है, जन्म दर तो ऊंची तो बढ़ी हुई है लेकिन घटती जाती है, और मृत्यु दर है वो घट रही है दूसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था, तो तीसरी अवस्था जो है, तीसरी अवस्था में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही घट जाती है, ये ध्यान रखना है, यानी जनसंख्या स्थिर हो जाती है, मंद गति से बढ़ती है। तो तीनों अवस्था में अंतर हो गया। पहली अवस्था में अविकसित देशों के लिए, दूसरी अवस्था थोड़ा विकास हो रहा है विकासशील देशों के लिए, और अंतिम अवस्था जो है यानी उसमें जनसंख्या ज़्यादा नगरीय और शिक्षित हो जाती है, तकनीकी ज्ञान है, यानी वो विकसित अर्थव्यवस्था हो जाती है। अच्छा, इसके बाद में अंतिम टॉपिक इस पार्ट में आता है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। प्रश्न आ जाता है छोटा प्रश्न, 2 उपाय बताइए, है ना। तो यहाँ इसमें उपाय बता रखे हैं जनसंख्या के कि परिवार नियोजन की सुविधाएं हैं उनको बढ़ाना है, महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, प्रचार गर्भ निरोधक उपाय है, बड़े परिवार है उनको निरुत्साहित करना, है ना। तो ये सभी जो बातें हैं ये इसके अंतर्गत आती है। अच्छा, पाठ के अंत में एक छोटा प्रश्न है, थॉमस माल्थस जो है उसने एक सिद्धांत में 1993 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। यह कथन किसका है, और अकाल, बीमारी, युद्ध द्वारा अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा जनसंख्या वृद्धि का परिणाम, यह कथन किसका है। तो यह कथन पूछ लेते हैं कई बार परीक्षा में, पहले बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो थॉमस माल्थस का ये कथन है। अब ये आपका पाठ कंप्लीट हुआ, इसके बाद में इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं एक बार। तो प्रश्नोत्तरों में सबसे पहला प्रश्न है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि है वो सर्वाधिक है, तो वो है अफ्रीका महाद्वीप में। जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यहाँ वृद्धि पूछा है, ये ध्यान रखना। जनसंख्या सर्वाधिक है वो अगर पूछे तब तो एशिया होगा, लेकिन जनसंख्या वृद्धि पूछी है तो वो आपको बताया था मैंने अफ्रीका में। दूसरा प्रश्न, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, विरल का मतलब कम जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में अच्छी जनसंख्या है, तो ये इसका उत्तर हो गया, ये कम नहीं है। अच्छा, तीसरा आपको बताया भी था प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी प्रतिकर्ष नहीं है यानी अपकर्ष है। अपकर्ष का मतलब है जो अच्छा है। अच्छा क्या है इसमें, चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों प्रतिकर्ष है और ये अपकर्ष है, आपको बताया भी था किस तरह से याद करना है। इसके बाद में तथ्य सही नहीं है, ये कुछ तथ्य इसमें दिए हुए हैं, तो इसमें जो तथ्य सही नहीं है वो इसमें ख उत्तर है, ये ग उत्तर है। 5 आपकी किताब में ख होगा, ये कथन सही नहीं है कुल मिलाकर के। कोई किताब में ख दिया हुआ है, कोई में ग दिया हुआ है ना। तो इसका जो ये कथन जो है वो सही नहीं है। 5 से 6 अरब बनने में लगे थे, जो 7 साल लगे थे, ये सही नहीं लिखे हुए, क्योंकि 5 से 6 अरब में बनने में 12 साल लगे थे, यहाँ 100 लिख रखा है ना।
तो यहाँ उत्तर में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, आपकी पुस्तक में 3 ही दिए हुए हैं, तो आपकी पुस्तक के हिसाब से ख उत्तर सही होगा। अच्छा, 30 शब्दों में उत्तर वाले हैं। भौगोलिक कारक आपको बता ही दिए। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र विश्व में अनेक क्षेत्र ऐसा क्यों है? क्योंकि अलग अलग जगहों पर देखो, इसलिए है क्योंकि भूपटल के जिन क्षेत्रों में उच्च घनत्व को आधार प्रदान करने वाले अच्छे का जो कारक मिलते हैं, अनुकूल कारक, जैसे भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारक जो आपने पढ़े, जहाँ अच्छे कारक, अनुकूल कारक मिलते हैं, वहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक हो जाता है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से? अगला प्रश्न आपको बताया था, जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये 3 घटक हैं। अच्छा, इसके बाद में प्रश्न है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए। तो जन्म दर तो होता है 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, और मृत्यु दर होती है 1 वर्ष में 1000 लोगों पर, यानी 1 प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाली लोगों की संख्या, मृत्यु दर। अगला है प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक, ये आपको बता दिए हैं पॉइंट। ये दोनों निबंधात्मक प्रश्न और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उदाहरण सहित अंदर से पूछा जा सकता है, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न की भाषा चेंज की जा सकती है, लेकिन प्रश्न के उत्तर जो हैं लगभग सेम ही होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।